हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 में हमारा जो पहला भाग है रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। आज हम जो बात करेंगे दो इसके अंतर्गत टॉपिक है हमारे पास, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय रिएक्शनों अभिक्रियाओं की हम बात करने वाले हैं। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। देखिए जब कोई भी रिएक्शन हो रही होती है ना, तब क्या होता है, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत। और उससे ही मिलती जुलती अलग परिस्थितियों के अंतर्गत क्या वो उत्पाद से अभिकारक पुनः नहीं बनता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जबकि हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात करें तो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है कुछ परिस्थितियों के अंदर, उसी मिलती जुलती परिस्थिति की और बात करें उसके अंतर्गत भी क्या हो रहा है, उत्पाद से अभिकारक का निर्माण पुनः हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत उत्पाद से क्या बनता है, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है। और परंतु उत्पाद से पुनः क्या नहीं बनता है, अभिकारक। जबकि इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत उत्पाद से अभिकारक, वे अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है। कोई परिस्थिति ले ली, इसके अंदर कोई परिस्थिति है, उससे मिलती जुलती परिस्थिति और ली है, परंतु इसके अंदर क्या हो रहा है, उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं हो रहा, परंतु इसके अंदर क्या होगा, एक परिस्थिति ले ली जिसके अंदर अभिकारक से उत्पाद, फिर इससे मिलती जुलती परिस्थिति और ली हमने, जैसे उत्पाद से अभिकारक का निर्माण हो रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास उदाहरण है 2KClO3। ठीक है। जिसकी अगर बात करोगे यहाँ पर ये अलग हो जाता है, जबकि 2KCl अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचते हैं, 3 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर शेष बचते हैं। परंतु जब आप इनकी पुनः रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बनते हैं, 2KClO3 का निर्माण नहीं करते हैं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर देखिए 2HI की रिएक्शन है ना, पर हाइड्रोजन आयोडीन बनते हैं, परंतु जब आप हाइड्रोजन आयोडीन की वापस रिएक्शन कराते हो, वापस क्या बनता है, 2HI बनते हैं। क्या बनता है, 2HI। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, इसमें आप देखोगे ना अभिक्रिया, इसको ये है हमारे पास है बाईं तरफ, जबकि ये देखोगे ये है दाईं तरफ। कैसे, इसको अच्छे से समझते देखो, 2HI ये हमारे बना इस प्रकार से, जब ये हमारे पास है इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है, बाईं तरफ। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दाईं तरफ। ठीक है। अब जो बाएं तरफ हो रही है उस अभिक्रिया को कहते हैं अग्र अभिक्रिया, और इसको क्या कहते हो आप, पश्चिम कह सकते हो, विपरीत भी कह सकते हैं, और प्रतीप भी कह सकते हो। इसको क्या कहते हो, प्रतीप, इसके ये नाम। अब देखिए जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अर्थात अग्र अभिक्रिया भी हो, पश्चिम, दोनों तरफ क्या होते हैं, अभिक्रिया का वेग होता है। तो ये जब दोनों तरफ अभिक्रिया चल रही होती है ना, वेग क्या हो इसका, दोनों तरफ, आगे की दिशा में वेग है, पश्चिम दिशा में वेग है, तो ये लगातार क्या होते हैं, वेग चलते रहते हैं, और गति साम्य के अंदर क्या होते हैं, इनके वेग समान हो जाते हैं। वेग क्या हो जाएगा इसका, समान, दोनों तरफ। कहाँ होगा, दोनों तरफ। ठीक है। जैसे इसकी सांद्रता की बात करो, अधिक हो इसकी कम हो, तो तीनों की क्या होती है, सांद्रता समान हो जाती है। सांद्रता समान, अर्थात क्या हो जाएगी, स्थिर। ठीक है। तो इसमें क्या स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। इस अवस्था को क्या होगा, साम्य अवस्था। इसे क्या कहते हैं हम, साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, जब मैं वेग की बात कर रहा हूँ ना, कि दोनों तरफ क्या हो जाता है, वेग समान हो जाते हैं, पश्चिम अग्र
दोनों का क्या होता है, वेग समान हो जाता है। ये जो वेग समान होने की जो प्रक्रिया होती है वो गतिक साम्य के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, गतिक साम्य के अंतर्गत आती है। अर्थात हम कह सकते हैं गतिक साम्य के अंतर्गत अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, अग्र पक्ष दोनों का वेग बराबर हो जाता है, सांद्रता समान हो जाती है। उस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, साम्य अवस्था आ गई है। अब देखिए इस अगर हम अभिक्रिया होता है साम्य की बात करते तो कोई अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है, कभी भी क्या होगी, अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है। इसके अंदर अभिक्रिया पूरी किस में होगी, अनुत्क्रमी। अगर ये पूर्ण ही हो जाए तो फिर हम कैसे उत्पाद से विकार का निर्माण कर सकते। दूसरी, क्रियाकारक की सांद्रता शून्य नहीं होती है। क्या नहीं होती है, क्रियाकारक सांद्रता इसके अंदर शून्य नहीं होती है। अब कहीं पर यह लिखा गया है कि सांद्रता स्थिर है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अभिक्रिया रुक गई है। क्या इसका अर्थ नहीं है अभिक्रिया रुक गई है, अभिक्रिया चल रही है, परंतु दोनों अग्र उत्पाद से विकारक, विकार से उत्पाद, परंतु ये वेग क्या हो रहा है, इनका समान है। अगर कहीं पर स्थिर है तो उसका अर्थ क्या होता है, अभिक्रिया बंद हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। इसका आंसर क्या है, स्थिर हो चुके हैं। ठीक है, लिख लेते हैं मुख्य पॉइंट। पहला है क्या होता है, क्रियाकारक की सांद्रता क्या नहीं होती है, शून्य। अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा है स्थिर का, स्थिर से अर्थ है अभिक्रिया प्रारंभ है दोनों तरफ से। ठीक है, अब लिखते हैं स्थिर का अर्थ यह नहीं है कि अभिक्रिया रुक या बंद हो गई है। स्थिर से तात्पर्य क्या होता है, स्थिर से तात्पर्य है अभिक्रिया क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है या पूर्ण हो चुकी है। अब देखिए क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद और उसी तरह से क्या उत्पाद से विकारक बन रहे होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से विकारक क्या होता है, समान दर से बन रहे होते हैं। उत्पाद से विकारक बन रहे होते हैं, अभिक्रिया लगातार चल रही होती है और उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका इसको क्या बोलते हैं, गतिक साम्य कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिक साम्य। ठीक है, अगर हम गतिक साम्य की बात करें, इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों क्रिया हो रही है, उत्पाद से क्या बन रहा है, अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता में नो चेंज, उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, हम गतिक साम्य। इस साम्य को क्या बोलते हैं, गतिक साम्य। इस साम्य को कहते हैं हम गतिक साम्य। ये जो साम्य होता है उसको हम गतिक साम्य कहते हैं। देखिए जो गतिक साम्य है ना, गतिक साम्य हम जो रेडियो सक्रिय तत्व है ना उनके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, गतिक साम्य। ठीक है, गतिक साम्य ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, हम रेडियो एक्टिव तत्व लेते हैं, उसके द्वारा गतिक साम्य ज्ञात कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने रिएक्शन देखिए 2HI पता आयोडीन में हाइड्रोजन निर्माण होता है इसके अंतर्गत, जब इसको गर्म करते हैं, जब देखिए HI को जब हम क्या करते हैं, विघटित, HI क्या करते हैं, विघटन। ठीक है, और इसको साम्य स्थापित करने के लिए, इसको गतिक साम्य स्थापित करने के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, आयोडीन।
ठीक है, जिससे क्या होगा, जो HIV है ना, HIV ये क्या होता है, रेडियो सक्रिय हो जाएगा। रेडियो एक्टिव सक्रिय हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये इन तीनों की अगर हम सांद्रताओं की बात करें, ये सांद्रता क्या हो जाएगी, स्थिर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर तो अग्र अभिक्रिया का वेग कम, वे अगर आप विपरीत अभिक्रिया की वेग बात करते हो, उसका क्या होता है, बढ़ने रहता है। ये दोनों अभिक्रिया चलती रहती, क्रिया चलती रहती है। ठीक है, अग्र अभिक्रिया वेग कम होता रहता है, उसका बढ़ता रहता है, तो एक समय बाद क्या होता है, दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है। एक समय बाद अग्र इक्वल टू क्या हो जाता है, पश्च। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उस समय क्या हो जाता है, उसके अंदर साम्य स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, उस समय उसमें साम्य स्थापित हो जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें उत्कर्ण अभिक्रिया तो दर्शाते हैं उन अभिक्रियाओं के ये उदाहरण है। पहला हमारे पास कैल्शियम और CO3, कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 गैस बनती है। फिर 3 फेरस, 4 जल के अणु Fe3O2 सॉलिड और 4 हाइड्रोजन भी सॉलिड का निर्माण करते हैं। NH4Cl गैस, 3 NH3 व Cl गैस का निर्माण करते हैं। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड व Cl2 गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से N2 व 3 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, और 2 NH3 का निर्माण करते हैं। N2 नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलकर 2 NO का निर्माण करते हैं। और Ki+I2 की बात करोगे, ये क्या बनाते हैं, सभी एक्वा के अंदर होते हैं। और Ki3 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, Ki3 का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, Ki3 का निर्माण करते हैं। ये इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो कुछ पॉइंट तो हमारे 11वीं क्लास के अंतर्गत आ रहे थे, कुछ पॉइंट हमने जो प्रीवियस टॉपिक कवर किया था उसमें आगे थे, थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंतर्गत आ रहे। वहाँ पर हमने द्रवन अनुपाती क्रिया नियम का अच्छे से हमने पढ़ा था। गुलबर्ग विभागी ने दिया था कि जो क्रिया कारक होते हैं उनके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है जो अभिक्रिया का वेग होता है। यहाँ पर हम केवल क्या देखने वाले हैं, सूत्रों की बात करने वाले हैं। पहला सूत्र आता है पदार्थ की मोलों की संख्या क्या होती है। पदार्थ की हम मोलों की संख्या इस प्रकार से याद करते हैं कि उसके हम ग्राम में, कोई भी पदार्थ होगा, ग्राम में मात्रा लिखा देंगे जो हमें दी होगी 12-13 ग्राम। फिर हम क्या करते हैं, आणविक द्रव्यमान, एटॉमिक मास निकाल देते हैं। इस फॉर्मूला को हम स्मॉल m बट्टा कैपिटल M से दर्शाते हैं। फिर हम सक्रिय द्रव्यमान किस प्रकार से निकालते हैं, मोलों की संख्या बट्टा हम लीटर के अंदर उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं, और आयतन को हमने V के द्वारा प्रदर्शित किया है इस प्रकार से। ठीक है, उसके कुल आयतन को हम लीटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे हमारे पास आता है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक की हम अगर बात करें, साम्य स्थिरांक की अगर वैल्यू कहीं पर भी अधिक हो रही है तो वहाँ पर उत्पाद का वेग क्या हो जाता है, वहाँ पर अधिक हो जाता है, और जो अभिक्रिया है ना, या जो अभिकारक है उसकी मात्रा कम हो जाती है। की अगर बात करें कि साम्य स्थिरांक का मान अधिक है, वहाँ पर उत्पाद की सांद्रता अधिक हो जाती है, और अभिकारक की बात करें सांद्रता वहाँ पर कम हो जाती है। और इस प्रकार से क्या होती है, अभिक्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। परंतु अगर कहीं पर साम्य स्थिरांक का मान कम है, वहाँ पर सांद्रता किसकी बढ़ जाती है, अभिकारक की, जबकि उत्पाद की सांद्रता वहाँ पर कम हो जाती है और अभिक्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर हम 2 देखते हैं, अगर कहीं पर साम्य स्थिरांक की वैल्यू अधिक है, वहाँ अगर उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, उत्पाद की सांद्रता वो बढ़ जाती है, और अभिकारक की सांद्रता ये आप बात करोगे वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस दौरान क्या हो जाता है, अभिक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है, सफलता संपन्न हो जाएगी। ठीक है, परंतु हम एक विपरीत बात करते हैं, अगर ये क्या हो जाती है, साम्य स्थिरांक का मान कम होता है
उत्पाद की सांद्रता की वैल्यू कम हो जाती है और अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ जाती है और जो अभिक्रिया सफलतापूर्वक नहीं होती, यहाँ पर क्या होगी, नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, किसको, साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें। पहले करते हैं ताप की। हमने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर देखा था कि अभिक्रिया के वेग को जो ताप था बहुत अधिक प्रभावित करा था। इसके अंदर के देखिए दो प्रभाव वेग होते हैं, अग्र अभिक्रिया वेग व पश्चिम अभिक्रिया का वेग। इनको भी क्या करता है, ताप अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। किनको, अग्र अभिक्रिया वेग को भी और पश्चिम अभिक्रिया वेग को भी। सेकंड हमारे पास आता है अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की हमारे पास कौन सी विधि होती है। देखते हैं इसके अंतर्गत। देखिए इसके अंदर जैसे कोई एक अभिक्रिया हो रही है ए और बी, इससे क्या बन रहे हैं, इससे बन रहे हैं हमारे पास सी व डी। ठीक है, क्या बन रहे हैं, सी व डी बन रहे हैं। और इसमें मैंने अभिक्रिया वेग को किसको दर्शाया, के से दर्शाया, वेग स्थिरांक को। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ के, इसको के सी के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ सी, उत्पाद के लिख लीजिए मात्रा डी, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है ए पी। ठीक है, अगर कोई अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है सी से डी फिर ए से बी। अब देखिए ये अभिक्रिया क्या हो चुकी है, इसके लिए मैं क्या इसको दर्शाता हूँ के डैश सी से, के डैश सी भी लिख लेते हैं। हमारे पास अब आ जाएगा ए व बी और यहाँ पर क्या आएगा सी व डी। और समीकरण नंबर 1 में 2 को देखिए, ये जस्ट क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको किस रूप में लिखा जाता है, के सी बराबर के डैश सी, या इसको आप लिख सकते हो के डैश सी बराबर इसको के सी। अगला हमारे पास टॉपिक आता है यौगिकों को मात्रा को प्रदर्शित करने की विधि। दो प्रकार की विधि होती है, एक तो होती है केसी, एक होती है केपी। केसी को हमने नीचे ज्ञात कर लिया कि इस प्रकार दर्शाते हैं। हम अब बात करने वाले हैं केपी के बारे में बात करने वाले। दर्शाते जब सांद्रता के लिए कब ली जाए, सांद्रता अगर मोल बटा लीटर के अंदर ली जाए तब हम दर्शा देते हैं इसको केसी के द्वारा। केपी कब दर्शाते हैं, जब सांद्रता कब किया ले जाए, आंशिक दाब पर। कहाँ पर ले जाए, आंशिक दाब पर, तब हम इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, केपी के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे लिखेंगे। इसी अभिक्रिया को लिखना हो तो सेम लिखने का तरीका वही है, केपी इक्वल टू, पहले हम उत्पाद को लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको किस रूप में लिखते हैं, पीसी, फिर हम लिखते हैं पीडी, फिर हम लिखते हैं पीए, फिर क्या लिखते हैं पीबी। इस रूप में लिखते हैं, जो आपने 11वीं क्लास के अंदर अच्छे से इसको पढ़ा होगा। ये हमारे पास क्या आ जाता है, केपी आ जाता है। अब अगला इसके अंतर्गत है हमारे पास स्टैइकोमीतीय या रस समीकरणीय जो गुणांक होते हैं उसको किस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर कुछ रस समीकरणीय गुणांक नहीं दिए गए, एक अन्य लिख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास हेबर विधि आती है, ठीक है, जैसे 2NH3 जहाँ पर 3 हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस हेबर विधि के अंदर देखो जो आंकिक मान दिख रहे हैं वो स्टैइकोमीतीय गुणांक है, अर्थात रस समीकरणीय इसमें गुणांक है। इनको अगर मैं इस प्रकार लिखूं, केपी कैसे कुछ भी लिख लेता हूँ, तो ये कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं इसके घातांक के रूप में लिखे जाएंगे। किस रूप में देखते हैं, उत्पाद की बात करने के लिए पहले मैं निकालता हूँ, इसके लिए कैसी घात कर लेता हूँ, क्या ज्ञात हूँ, कैसे निकालता हूँ। जब कैसे इसके लिए निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाता है S2, ये आ जाता है इसके 3 घात, N2 मेरे पास कुछ नहीं है। अगर यहाँ की बात करें NH3 की तो ये क्या आ जाता है, घात के। अरे इसी के लिए अगर हमें केपी ज्ञात करना हो तो केपी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, केपी ज्ञात करने लिए कुछ नहीं है, केपी इक्वल टू आर लिख लीजिए, P(S2) फिर P(N2) फिर P(NH3) के रूप में इसको केपी के रूप में भी लिखा जा सकता है। जबकि जो इसकी घातें होती है वो पावर के रूप में लग जाती है, और 3/2 इस पर, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 3/2 इस प्रकार। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर केपी वीकेसी के अंदर संबंध ज्ञात करते हैं। ये भी टॉपिक आप 11th क्लास में आ चुके हैं, उसको अच्छे से
एक बार और फिर से देखते हैं। बात करेंगे केपी व कैसी के अंदर संबंध किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए कोई एक विक्रिया हम इस प्रकार से मान लेते हैं। देखिए N1A और N2B, और यह विक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही है M1C व M2D। ठीक है, हमें क्या पता था, हमने जो हम गैसीय मान किस प्रकार से ज्ञात करते, कैसे हम ज्ञात कर रहे थे, उत्पाद की हमने बात की थी C, और इसकी घातांक के रूप में आ जाएगा, फिर D घातांक के रूप में क्या आ जाएगा M2। इसी प्रकार से हम अगर बात करें C की, तो A भी हमारे पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा N1, और ये हमारे पास आ गया है B N2। क्योंकि हम इसको ना हम अच्छे से और ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से इसको छोड़ देते हैं हमारे के लिए। ठीक है, इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 1 इसमें। अब हम ज्ञात करते हैं केपी। केपी क्या होता है? केपी आपको पता हो, ये है PA, इसकी पावर कितनी हो जाती है M1। ठीक है, अगर हम बात करें, सॉरी PC आएगा पहले, PC फिर आएगा PD बराबर क्या हो जाता है हमारे पास M2। इसी प्रकार से हम अगर बात करें, हमारे पास आ जाता है क्या आ जाता है PA की पावर N1, इसी प्रकार से PB में हमारे पास आता है N2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। हमें क्या पता है PV इक्वल टू क्या होता है RT, जिसको हम NRT भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, NRT भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, P को केवल इधर छोड़ देते हैं, P को क्या छोड़ दिया, मैंने केवल इधर छोड़ दिया है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं N/V इक्वल टू क्या आता है RT। क्या जाता है N/T RT आ जाता है। ठीक है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे इसमें क्या रहता है, वैल्यू इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए, अगर आप n की बात करें, यहाँ पर n को मैं मान लेता हूँ 1 है। कितना है, n है यहाँ पर 1, या इसको आप लिख सकते हो C लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं C लिख सकते हैं। किसको, N/V को C रख देते हैं। C यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, यह है यहाँ पर मोल पर लीटर सांद्रता है। ठीक है, मोल पर लीटर क्या है, सांद्रता। अगर मैं इसको भी मोल पर लीटर सांद्रता के रूप में परिवर्तन करूँ, किस प्रकार से कर सकता हूँ, कैसे इक्वल टू मेरे पास आ जाता है C M1D, सॉरी C वापस लिख लेता हूँ मैं M2, और मेरे पास आता है C N1, और C आ जाता है N2। C यहाँ मैंने सांद्रता के द्वारा इसको व्यक्त किया। वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंतर्गत। वैल्यू जब पुट करते हैं हमारे पास आ जाता है C RT M1, C RT M2। ठीक है, आगे अगर बात करो, इसमें और लिखते हैं हम वैल्यू C RT N1, C RT N2। इसमें जो कॉमन लेने योग्य वो हम ले लेते हैं RT। यहाँ पर केवल क्या बचता है, यहाँ पर बचता है C M1, C M2। नीचे की बात करो, नीचे बचता है C N1 व C N2। यहाँ पर बच जाता है RT, कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है M1 प्लस M2। नीचे देखेंगे तो क्या बचेगा RT N1 प्लस N2। यहाँ पर समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 4। जब आप समीकरण 4, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 को, देखते हैं इनके दुख, मान रख देते हैं इसका। ठीक है, समीकरण 4 से 4 से जब आप मान रख देते हैं तो हमारे पास क्या होता है केपी। ठीक है, ये इसका किसका मान है, केस सी का मान है, केस सी। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है RT।
ऊपर हमारे पास क्या था m1 m2 और इस RT और इस RT को हम क्या लिखते हैं, साथ लिख लेते हैं और इसकी पावर आ जाती है 1 -1 और प्लस n2। जहाँ ये m1 आपको दिख रहा है m1 प्लस m2 माइनस का n1 प्लस n2, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा n के रूप में। तो ये हमारे पास क्या आता है Kp इक्वल टू Kc, हमारे पास क्या था RT डेल्टा n, क्या आ जाता है डेल्टा n। देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं डेल्टा n बराबर 0। उसके अंतर्गत क्या होता है Kp और Kc दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल। दूसरे अंतर्गत की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं Kp की वैल्यू अधिक है किससे, Kc से, वहां पर डेल्टा n क्या हो जाता है, वहां पर हो जाएगा पॉजिटिव। अगर Kp की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है Kc से, तो वहां पर डेल्टा n क्या हो जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाता है। अर्थात इसको उल्टा भी देख सकते हो, अगर डेल्टा n की वैल्यू नेगेटिव है वहां पर क्या हो जाता है Kp तो कम और Kc अधिक। कहीं पर नेगेटिव आ रहा है वहां पर क्या Kc अधिक हो जाएगा, Kp कम। पॉजिटिव हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाता है Kp और Kc क्या हो जाता है, Kp बड़ा और Kc छोटे हो जाता है। और दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है डेल्टा n की वैल्यू 0 हो जाती है। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।